हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इसमें मैं लेके आ रहा हूँ यूपीएससी प्री 2019 का 2019 की पॉलिटी की क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो ये क्या है, आप देखिए। मैं क्या करूँगा, पढ़ते जाऊँगा, फिर ऑप्शन जो रहेगा आप पहले करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखिएगा फिर कितना सही कर रहे हैं कितना नहीं। ठीक है, लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कितना आपका सही हुआ। मैं बाद में इसका क्या करूँगा, एक एक करते जाऊँगा और उसके बाद थोड़ा देर आपको कुछ सेकंड का समय दूंगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं उसका आंसर बताऊँगा और साथ में व्याख्या सलूशन भी बताते जाऊँगा। और अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें और साथ ही लाइक भी कर दें। इसमें क्या है, यूपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस जैसे लाइक यूपी पीसीएस, बीपी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, ठीक है, एमपी पीसीएस, इसी प्रकार अदर जो पीसीएस है उसका क्या है कंबाइन करके एक जो प्रीवियस ईयर वो मैं क्या कर रहा हूँ सामने ला रहा हूँ। वो भी आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बहुत जल्द यूपी वाले भाइयों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस के लिए उसका सेपरेट वीडियो भी उसका लेके आऊँगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इस चैनल्स में बने रहे, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो किसे से विवाह करने का संरक्षण देता है वो बताना है। ए नंबर में है अनुच्छेद 19, बी नंबर अनुच्छेद 21, सी नंबर अनुच्छेद 25 और डी नंबर अनुच्छेद 29। तो आप बताइए तुरंत से, यहाँ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा होगा, ए, बी या सी। तो चलिए अब मैं इसका बताता हूँ। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि वाक्य का अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, वाक्य का अभिव्यक्ति और भी उधर होता है, संचरण कहीं पे घूमने वगैरह। 25 क्या है, धर्म से संबंधित है, यानी कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यदि 29 का बात करें तो अल्पसंख्यकों की ये से है, अल्पसंख्यक के संरक्षण से है। अल्पसंख्यक अपना भाषा संस्कृति की उसकी संरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हम लोग का, बी हो जाता है, अनुच्छेद 19। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हादियाबाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान। तो अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, इसलिए इसमें क्या है, विवाह भी दैहिक से ही रिलेटेड है, इसलिए अनुच्छेद 21 इसका हो जाएगा। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए आप लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि राज्य के विधानसभा से संबंधित है। एक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन की सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा कथन है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी एक और दो दोनों और डी है ना तो एक ना ही दो। कौन सा होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए, तो आप तक आप लोग देख लिए होंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एक और दो दोनों। ठीक है, क्या है, जब किसी भी राज्य में क्या होता है, जब चुनाव होता है फिर प्रथम सत्र जो होता है प्रारंभ होता है, तो उसमें क्या होता है, वर्ष के प्रथम सत्र में क्या होता है, रूढ़िगत से मतलब राज्यपाल का यह दायित्व होता है कि वो क्या होता है, सभी सदस्यों को क्या होता है, संबोधित करता है। और दूसरा नंबर क्या है, अगर यदि राज्य कोई कानून बनाता है, मतलब किसी विशेष विषय में क्या होता है, राज्य कोई कानून नहीं बनाया रहता, तो उससे संबंधित जो लोकसभा में जो कानून होता है उसमें क्या करता है, उस नियम को पालन करता है। इस प्रकार इसका जो होगा एक और दो दोनों सही हो गया। व्याख्या इसका देख लेते हैं। अनुच्छेद 176 एक के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य के दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण रूढ़िगत संबोधन
करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। इस प्रकार कथन एक सही है। तो देख लीजिए क्या है, अनुच्छेद 176(1) के अनुसार क्या है, राज्यपाल जो चुनाव होगा, ठीक है, उसके पश्चात जो प्रथम बैठक होगा, प्रथम सत्र होगा, उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, सभी जो निर्वाचन सदस्य होगा उसे संबोधित करेंगे और हर वर्ष क्या होगा, हर वर्ष का प्रथम सत्र में भी आह्वान करेंगे और संबोधित करेंगे। इस प्रकार कथन एक सही हो गया। कथन 2 अगर यदि हम देखना चाहें, अच्छा, अनुच्छेद 209 के तहत किसी राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के प्रायोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी विधेयक से संबंधित राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगा। तो ये क्या है, अनुच्छेद 209 के तहत क्या है, किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा क्या होगा, जब वित्तीय कार्य होगा, वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करना, या जो वित्तीय जो संचित निधि होता है, संचित निधि से धन निकालना किसी कार्य के लिए, ठीक है, या किसी आवश्यक कार्य के लिए क्या है, धन निकालने के लिए सदन क्या करेगा, विधानमंडल के सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा करेगा। तो इसमें क्या होगा, राज्यपाल बुला सकता है इसके लिए भी, ठीक है, किसी आवश्यक कार्य के लिए। ये हो गया। उसके बाद देख लिए जो दूसरा नंबर है उसकी व्याख्या, संविधान में किसी विषय पर नियम ना होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा लोकसभा के नियम का पालन किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। आगे बढ़े हम। अब देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। तो संसद अधिनियम 1959 जो है कई पदों को लाभ का पद से क्या है, छूट दे दिया है, कई पदों को लाभ के पद से छूट दे दिया है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट देखें, ये कथन 1 हो गया। इसकी कथन 2 देखें, तो कथन 2 क्या है, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। तो ये जो अधिनियम है जो लाभ के पद से छूट दिया गया, वो कितना बार संशोधित किया गया है, 5 बार बोल रहा है। तीसरा नंबर कथन देखें, शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और 1 2 3 यानी कि सभी। तो आप लोग कर लिए होंगे। इसका जो क्या होगा, सी नंबर गलत है और बाकी दोनों सही है। यानी कि ये जो है क्या है, संसद जो है 1959 में कई पदों को लाभ, जो लाभ के पद है उसको क्या किया गया है, उसे छूट दिया गया है और ये क्या है 5 बार संशोधित किया गया है। लेकिन इसका लाभ का पद का क्या है, संविधान में भली भांति संशोधन नहीं है। लाभ का पद मतलब क्या है, अगर यदि कोई व्यक्ति क्या है सरकारी लाभ ले रहा है या सरकारी से क्या हो रहा है वेतन भत्ता ले रहा है, तो क्या होता है, लाभ का पद होता है। और इसे संसद हो गया या एमएलए हो गया, जो राज्य निर्वाचन या फिर जो लोकसभा में निर्वाचन होते हैं उसे क्या है, लाभ के पद से छूट दिया गया है। तो इसका यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं। कथन 1 सही है क्योंकि संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। चूँकि इस अधिनियम के अब तक 5 बार संशोधन 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 में किया जा चुका है, अतः कथन 2 सही है। तो देख सकते हैं ये क्या है, 1993, 99, 2000, 2006 और 2013 ये 5 बार क्या है संशोधन किया जा चुका है। कथन 3 गलत है क्योंकि भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों यथा 102(1) का तथा अनुच्छेद 191(1) का में हुआ है। आगे बढ़े हम फिर। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक या सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ए नंबर है पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी नंबर है राजमनार समिति 1969, सी नंबर सरकारी आयोग 1983, डी नंबर संविधान के कार्य चालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000।
तो आप बताइए इसमें से किसने सुझाव दिया था कि जो राज्यपाल होगा उसी राज्य से संबंधित नहीं होगा, कुछ दूसरे राज्य से हो सकता है। तो इसका जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था, सरकारिया आयोग, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था, 1983 में किया गया था। इसकी व्याख्या हम देखें, सरकारी आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था। इस आयोग का यह सुझाव था कि राज्यपाल को संबंधित राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसका गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो। ध्यातव्य है कि सरकारी आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया थे। तो इसका जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ठीक है, वो थे। और ये क्या थे, R.S. सरकारिया। इसी के नाम से क्या है, इसका नाम भी रखा गया। नेक्स्ट हम देखें, ये भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में समान विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों का प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। कौन कार्य नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो ऑप्शन है ये 4 है। ये देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है, तो सॉरी, आप पहले इसको बताइएगा, ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। देश के गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। उसके बाद है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। तो इसमें से आप बता सकते कौन सा सही है, ठीक है, और कौन गलत, मतलब कौन सा सही है कौन, वो आप बताइए। तो चलिए इसका जो क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं है। यानी कि संसद जो भी कानून बनाएगा उसे क्या है, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा या उच्चतम न्यायालय क्या होगा, अपनी शक्ति से बाध्य नहीं होगा। इसके तो क्या है, इसे चुनौती दिया जा सकता है। अगर कुछ गंभीर संकट आता है तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति वहाँ पे क्या सकता है, राष्ट्रपति शासन घोषित नहीं कर सकता, ठीक है। या वित्तीय आपद क्या हो रहा है, वित्तीय आपद घोषित नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से परामर्श लेना आवश्यक होता है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। और कुछ मामलों में क्या है, राज्य का जो होता है कुछ मामलों में अलग विधि होता है, अलग कानून होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। इसकी व्याख्या देखें हम, अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर डिक्री या आदेश पारित करता है। अगर ज़रूरत हो तो किसी भी पेंडिंग मामले में वह आदेश पारित कर सकता है। यह आदेश देश भर में लागू होगा। संसद में कानून लागू कराने के लिए भी आदेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्अवलोकन के परे रखा। तो न्यायिक पुनर्अवलोकन यानी कि वो किसी भी काम करे तो उसको किसी भी न्यायालय में उसके लिए क्या है, न्यायिक प्रक्रिया उस पर नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा क्या है, भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय के अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो यहाँ से आपको बताना है कौन सा इसका सही है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो चलिए आप अपना कर लिए रहेंगे जो होगा। इसमें क्या है, केवल दो सही है, ठीक है। इसमें क्या है, भारत का संविधान संशोधन 38, ठीक है, 38वें संशोधन के तहत क्या किया गया, इसको पुनर्अवलोकन से दूर किया गया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। लेकिन 44वें संशोधन में इसको हटा दिया गया और सभी को क्या है, कानून में पुनर्अवलोकन, यानी कि वो कुछ करता है तो उसको क्या है, न्यायालय में उसके खिलाफ ये कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। और ये क्या है, 99वें संशोधन जो
हुआ उसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट की जो जज नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का निर्माण किया गया था। तो उसमें इन्होंने कहा कि इसमें क्या है, जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट की, उसकी जो स्वतंत्रता को खंडित करता है, इसलिए उसको हटा दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है। इस बार भी क्या है, जो जज की जो कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम प्रणाली जो जज को नियुक्ति करने का जो कॉलेजियम प्रणाली है, उससे रिलेटेड अभी क्या है, बहुत ही सुर्खियों में था। ठीक है, बार बार क्या था, द हिंदू में एडिटोरियल में आता था। तो इस बार भी एग्जाम में क्या है, यूपीएससी या तो किसी पीसीएस एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाता है। मेरा ख्याल से लगता है मुझे कि इस बार इससे रिलेटेड एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आएगा ही आएगा। तो आप इसे अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छा से कर लीजिएगा तैयारी। आगे देखें, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 339 को जोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विवेचन से परे कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 36 द्वारा निश्चित कर दिया गया। अतः कथन एक गलत है। फिर देख लीजिए यहाँ भी क्या है, इस जो 99 संशोधन अधिनियम 2014 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC प्रावधान किया था। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए अपने निर्णय में इस संशोधन को न्यायालय की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए इसे असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया था। कथन 2 सही है, देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीसरा नंबर क्या है, कथन दिया हुआ है, न्यायाधीश या जज, ठीक है, अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जो महाभियोग चलाने का होता है जज पर, ठीक है, न्यायाधीश पर, वो क्या है, लोकसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकता बोल रहा है। कथन 2 देखेंगे, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या किया भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सीध कदाचार को गठित करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें क्या क्या करने से क्या होगा, अक्षमता होगा या कदाचार सिद्ध होगा, उसके बारे में है। तीसरा और चौथा देखें, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश अधिनियम 1968 में दिए गए। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में महाभियोग चलाने का जो प्रक्रिया है उसका ब्यौरा क्या है, क्या क्या ब्यौरा होता है, वो क्या है, 1968 के अधिनियम में दिया गया है, बोला जा रहा है। कथन 4 है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। तो इसका कौन सा सही होगा, आप इसका बताइए। ठीक है, 1 और 2, केवल 3 और 4, या डी नंबर 1 2 1 3 4। तो चलिए आप अपना आंसर देख लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, केवल 3 और 4। ठीक है, केवल 3 और 4 होगा। 1 नंबर क्यों गलत हो गया, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को क्या है, या अस्वीकार नहीं कर सकता। मतलब अगर यदि क्या है, उच्चतम न्यायालय का जो जज होगा उसमें महाभियोग चलाने का जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसको लोकसभा क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। दूसरा नंबर क्या है, कौन कौन सा कार्य करने पर जो न्यायाधीश होंगे उच्चतम न्यायालय के वो कदाचार सिद्ध होगा, ये क्या है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और इसका जो ब्यौरा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होगा उस पर जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया होगा ये कब किया गया है, 1968 के अधिनियम द्वारा। और उसका प्रक्रिया क्या क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी क्या होगा, सबसे पहले उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किया गया, वहाँ से फिर जब लोकसभा से ये होगा तो फिर राज्यसभा में लिया जाएगा और दोनों सदन से क्या हो जाएगा, बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा ये किया जाएगा। तो इस प्रकार 4 भी इसका सही है। तो 2 और 3 और 4 इसका क्या है, सही हो गया। आगे इसकी व्याख्या देख लीजिए। अधिनियम 1968
कि धारा 3 के खंड 1 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। तो इसको लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा क्या किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। कथन 2 भी गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया। क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। गौरतलब है कि कथन 3 और 4 सही है, तो कथन 3 और 4 सही है, ये हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान से संबंधित है। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकार नहीं है। तो जो केंद्रीय विधि होगा, जो संसद बनाएंगे, उसको क्या है, किसी भी उच्च न्यायालय को अवैध करने की शक्ति नहीं है, ये बोला जा रहा है। 2 नंबर देखें। कथन भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर जो संसद करेंगे उस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, बोला जा रहा है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। इसका आप सही आंसर कौन सा होगा बताइए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना ही 2, कौन सा सही होगा आप बताइए, इसमें से क्या होगा। चलिए आप अपना इसका आंसर कर ले होंगे। तो इसका क्या होगा, दोनों का दोनों गलत है। अगर यदि फर्स्ट नंबर उच्चतम न्यायालय जो होगा, अगर यदि मूल अधिकार से रिलेटेड होगा, तो मूल अधिकार का क्या है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अधिकार है, क्या कर सकता है, उसको अवैध घोषित कर सकता है। इस प्रकार जो उच्चतम न्यायालय क्या होगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, अगर मूल अधिकार से रिलेटेड है, संबंध है, तो उसको अवैध घोषित कर सकता है। और कोई भी संविधान संशोधन हो, उसे क्या है, उच्चतम न्यायालय अगर यदि अवैध घोषित कर सकता है अगर उसको लगता है तो। जैसे कि 99वें संविधान संशोधन जज की नियुक्ति के बारे में हम अभी देखें, ठीक है। तो इस प्रकार इसके ये हो गया, तो ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मैं जो बता दिया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसमें इतना ही 2019। अच्छा, और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे लगा खत्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के सर्वाधिक उपयुक्त राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि राजनीति जो होगा उससे तानाशाही से संरक्षण होना चाहिए। नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो बताइए इसमें से कौन सर्वाधिक जो समीप होगा स्वतंत्रता के लिए। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर, स्वतंत्रता को पूर्णतः विकसित करने का। देख लीजिए इसमें क्या है, राजनीतिक तानाशाही का विरोध केवल संरक्षण होने से तो स्वतंत्र नहीं होगा। निरीक्षण का अभाव, नियंत्रण क्या है, एक पहलू है, केवल नियंत्रण नहीं होगा तो स्वतंत्र होगा, ये जरूरी नहीं है। इच्छा अनुसार कुछ भी करने, यानी कि कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या देख लेते थोड़ा सा। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। कब स्वतंत्र माना जा सकता है, ये देख सकते हैं। हालांकि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्र का एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावना को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके। तो देख सकते हैं इस प्रकार। तो इसमें इतना ही। चलिए ये पॉलिटिक्स से जितना पूछा गया था वो हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसे इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी का देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का देखेंगे, इसी प्रकार कंप्लीट करेंगे। और साथ में क्या हो रहा है, शाम में इसका यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की कॉम्बाइल, ठीक है, पूछे गए सभी प्रश्न का कॉम्बाइल चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज करके टॉपिक वाइज लेके उसमें आ रहा हूँ, वो भी आप जरूर देखें, बहुत ही बेनिफिशियल है वो। अगर यदि आप पीसीएस या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे ही क्या है प्रश्न पूछने की संभावना है और आपकी तैयारी कितना हुआ वो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है तो, और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दीजिए।